का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। सोलर पंप द्वारा सिंचाई पर विस्तृत जानकारी। जायद मूंग व उड़द की वैज्ञानिक खेती। पॉली हाउस में लगाई गई टमाटर की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हमारे प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों के सामने बिजली की विकट समस्या है। ऐसे में सूर्य की असीम ऊर्जा का प्रयोग कर सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई करना सरल और सस्ता विकल्प है। लेकिन सोलर ऊर्जा है क्या, इस इकाई को कैसे लगाया जाए तथा सोलर ऊर्जा इकाई लगाना वास्तव में फायदेमंद है, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए देखिए आज की ये खास प्रस्तुति। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है।
परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड टाइप के निर्माण हेतु 5 किलोवाट पैनल का मूल्य लगभग 5.5 लाख होता है तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले पैनल का मूल्य 3 से 3.5 लाख रुपए होता है। इसका अर्थ ये है कि 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल का मूल्य लगभग 1 लाख रुपए होता है। ऑटोमेटिक ट्रैकर टाइप पैनल हेतु 5.5 किलोवाट क्षमता वाले पैनल का मूल्य 6.5 लाख रुपए होता है। अगर आपके पास पहले से ही स्टैंडर्ड पैनल लगा हो तो उसे हम ऑटोमेटिक ट्रैकर में परिवर्तित कर सकते हैं। इस हेतु आपको 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। अगर आपकी विद्युत मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो उसे 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आसानी से चलाया जा सकता है और यदि आपकी मोटर 5 हॉर्स पावर की है तो उसके लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर विद्युत मोटर उपलब्ध है तो इसके लिए आपको अलग से कोई विशेष प्रकार की मोटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर पैनल द्वारा उत्पादित करंट डीसी होता है, जबकि हमारी विद्युत मोटर एसी करंट से चलती है। अतः इस डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करने के लिए पीएफटी नामक एक उपकरण लगाना पड़ता है। इसे हम विद्युत मोटर में लगाते हैं। यह सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर किसान इसे बंद करना भूल ही जाए तो ये एक निश्चित समय के उपरांत स्वयं बंद हो जाता है और अगले दिन फिर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। किसान को इस सोलर पैनल पर केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30% अनुदान देय है। इससे संबंधित अनुदान अन्य कार्य जानकारी हेतु आप इस पते पर संपर्क करें। ऊर्जा भवन, मुख्य मार्ग क्रमांक 2, शिवाजी नगर बस स्टॉप नंबर 5, भोपाल। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। अपने प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसमी बरसात के कारण रबी फसलों की कटाई में देरी हो जाने की वजह से बहुत से किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुवाई नहीं कर पाए होंगे और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि इसकी बुवाई वैज्ञानिक संतुतियों को ध्यान में रखकर की जाए। तो किसान भाइयों, मूंग और उड़द की बुवाई करते समय कौन सी उन्नतिशील प्रजातियों का चयन करें और बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा, जिला रतलाम के वैज्ञानिक डॉक्टर एसबी शर्मा। जैसा कि बताया कि एक तो गर्मी में यदि हमारे पास सिंचाई की सुविधा है, पानी है, तो हम मूंग ले सकते हैं, मूंग की बुवाई कर सकते हैं, इसके साथ उड़द भी ले सकते हैं। तो यदि हम मूंग ले रहे हैं तो 2-3-4 किस्में हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। के 851 ले सकते हैं, पूसा बैसाखी है, HUM1 है, ये भी वैरायटी हम वो मूंग में ले सकते हैं। यदि उड़द लगा रहे हैं तो उड़द के अंदर RBO 38 है, इसके अलावा JU86 है, T9 है, ये सारी उड़द की वैरायटी में हम कोई सी भी जो भी बीज उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। और बीज जहाँ तक है वो सही स्रोत से खरीदें। यदि हम मूंग और उड़द लगा रहे हैं तो इसके लिए 1 बीघा है, उसमें करीब करीब 6 किलो बीज की जरूरत होगी। वैसे तो 5 में हो जाता है, लेकिन चूंकि गर्मी है हमारा थोड़ा बहुत अंकुरण प्रभावित हो सकता है, इसलिए बीज दर 6 किलो प्रति बीघा रखें। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग एवं उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। बुवाई की विधि। मूंग एवं उड़द की बुवाई देशी हल के पीछे कुडों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है।
बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। उर्वरकों का प्रयोग। मूंग की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। इसी प्रकार उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फसल सुरक्षा। मूंग एवं उड़द दोनों फसलों में प्रायः पीले चित्रवर्ण मोज़ेक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समय से बुवाई करना चाहिए। पीले चित्रवर्ण से सहिष्णु मूंग की प्रजातियों जैसे पंत मूंग 2, सम्राट एवं नरेंद्र मूंग 1 तथा उड़द की पंत U35 एवं नरेंद्र उड़द 1 की बुवाई करनी चाहिए। इसके अलावा पीले चित्रवर्ण दिखते ही पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सफेद मक्खी दिखने पर मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमेथाइट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों पर फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल भी गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। उन्नत तकनीक खेती के अंतर्गत राज्य में बहुत से किसान पॉली हाउस और शेडनेट में सब्जियों की खेती करने लगे हैं। इसमें अच्छी आमदनी भी प्राप्त होती है, लेकिन किसान भाइयों, पॉली हाउस में भी पौधरोपण से लेकर तुड़ाई तक विभिन्न समसामयिक कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। अतः इसी के मद्देनजर जिन किसानों ने टमाटर की फसल लगा रखी है, वे कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को संपादित करें ताकि उन्हें अपने टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर OP गढ़वाल से। किसान भाइयों, जैसा कि आप ये फसल देख रहे हैं टमाटर की पॉली हाउस के अंदर, मैं इस फसल के अंदर ये चूँकि तकरीबन 8 महीने पुरानी फसल है और इससे अच्छा प्रोडक्शन हम टमाटर का ले रहे हैं। किसान भाइयों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनका विशेष ध्यान रखते हुए अगर अपन इसकी खेती करते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा और अच्छा लाभ मिलता है। इस फसल में जो अभी जो फसल चल रही है, रेगुलर हम इसको मॉनिटरिंग करते हैं, इसकी देखभाल करते रहते हैं। इसके साथ ही कुछ विशेष बातें ऐसी हैं
जिनका अगर किसान भाई भी अपने स्तर पर करते हैं तो उनका ध्यान रखेंगे तो अच्छी पैदावार उनको मिलेगी। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसा कि ये हमने पहले ये जब फसल लगाई थी तो इस प्रकार की ये उठी हुई क्यारी बनाई और इसमें खरपतवार प्रबंधन करने के लिए इसको हाथ से निराई गुड़ाई करते रहते हैं, तो उससे एक पतवार का प्रबंधन होता है। दूसरी बात ये करना चाहेंगे कि जैसे ये फसल तकरीबन 10-11 फीट तक की ऊंचाई पर चली गई और अब वापस ऊपर ऊंचे जा नहीं सकती, तो हमने इसको जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, हमने इसको उस ऊंचाई पर ले जाने के बाद में अब वापस इसको नीचे की तरफ इसको लेके आएंगे। तो ये वाला जो ट्रेनिंग का काम है ये किसान भाई विशेष ध्यान दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपने 7-8-10 फीट की ऊंचाई के बाद में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इससे क्या होगा कि फिर आगे वाला जो उत्पादन है वो घट जाएगा। तो इसके लिए हमने जैसा पहले किया वैसे ही इसको साइड से इसको काटते रहे, स्टेकिंग करते रहे और ऊपर उसको बांध करके अब उसको वापस नीचे लेके आएंगे, ताकि अगर ये 10 फीट ऊपर चली गई तो कम से कम 5 फीट 6 फीट जो भी जितनी नीचे आएगी उससे हमारा उत्पादन कम नहीं होगा और हमारी फसल बरकरार रहेगी। दूसरी एक विशेष बात किसान भाई आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसको हमेशा पोषण की आवश्यकता रहती है और न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं मिलता तो फसल कमज़ोर हो जाती है और उत्पादन भी घटता है। तो इसके लिए पोषण के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि 10 से 12 दिन के अंतराल पर जो भी पोषक तत्व हैं, क्योंकि विशेष रूप से अब क्या ये फसल ऐसी है इसमें इतना इसका छिड़काव करके अपन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकते, तो इसमें फर्टिगेशन की जो विधि है उसके माध्यम से जो पानी के जो हम सिंचाई इसमें देते हैं फसल में, उसके साथ ही पोषक तत्वों को भी इसमें उपलब्ध करा देते हैं। इसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो NPK वाले मुख्य तत्व हैं उनको हम 200 लीटर पानी में 1.5 किलो के हिसाब से मिला करके और इसको इसके साथ ड्रिप के माध्यम से देते हैं, जिससे कि इसको पूरा पोषण मिलता रहता है। साथ ही 15 दिन के अंतराल पर हम इसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कैल्शियम है, बोरोन है, जिंक है, फेरस है, इन सब तत्वों को भी संयुक्त रूप से हम 15 से 20 दिन के अंतराल पर एक बार इसमें देते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कमजोरी लक्षण इसमें नहीं आए ऐसे और फसल हमारी अच्छी स्वस्थ रहे। तो किसान भाइयों, इन पोषक तत्वों का प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन का अगर ध्यान अपन रखते हैं विशेष रूप से और नियमित रूप से इसका अगर इसकी कटाई छटाई करते हुए इसको ट्रेनिंग देते हैं, तो मेरा ये मानना है किसान भाइयों कि इससे हमारी फसल को अच्छी बढ़वार मिलेगी और अच्छी बढ़वार मिलने के साथ साथ ये अच्छी पैदावार भी देगी, जिससे कि किसान को और हम सबको अच्छा फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, एक चीज़ विशेष आप ध्यान रखें कि इस प्रकार के पॉली हाउस में या संरक्षित खेती में अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन भी आपको मिलता है और सारी अच्छी बातें इसमें आपको हमने बताई हैं और अच्छी होती हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि इसमें वातावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जाता है, इसमें थोड़ी आर्द्रता भी ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसी दशा में कीट और बीमारियों की संभावना भी बढ़ती है। और कई जगह देखा गया है कि बहुत सारे पॉली हाउसेज में अगर थोड़ा सा प्रबंधन कमज़ोर है तो बीमारी है और कीट है उसका आक्रमण ज़्यादा होगा और फसल हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसमें 2-3 चीज़ें विशेष आपको ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि जैसे ही पॉली हाउस में आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमने जैसे यहाँ इसके गेट के बाहर इन चूना डलवा रखा है, ताकि जो भी कोई आए बाहर से आने वाला व्यक्ति तो उस चूने के वहाँ से होता हुआ है, ताकि किसी प्रकार की संक्रमण की संभावना नहीं हो। बीमारियाँ भी कई बार ऐसे पॉली हाउसेज में ज़्यादा आ जाती हैं, तो उसके लिए भी किसान भाइयों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो बीमारियाँ ज़्यादातर जैसे हमारा टमाटर है या हमारी खीरे की फसल है, मिर्च की फसल है, उनमें विशेष रूप से फफूंद के द्वारा फैलने वाले रोग ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी दशा के अंदर आप इसमें कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको घोल बना करके इसका ड्रेंचिंग करवाएं। कई बार क्या होता है कि जड़ के ऊपर का जो भाग है, ज़मीन को छूता हुआ जो भाग है, वहाँ इस प्रकार की रोटिंग हो सकती है। तो रोटिंग अगर हो जाएगी तो उसमें क्या है कि ऐसे फफूंद वाले जो रोगाणु हैं वो ज़्यादा करेंगे, उसमें अपना प्रभाव छोड़ेंगे, उससे क्या होगा, फसल हमारी कमज़ोर हो जाएगी, बीमार हो जाएगी और एक बार एक पौधा ख़राब हो गया तो वो दूसरे पौधे को भी वो ज़्यादा ख़राब करेगा और हमारे उत्पादन में कमी आएगी। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि कीट और व्याधियों का प्रबंधन भी इसमें पॉली हाउस में बहुत ज़रूरी है। अगर इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि संभावना कहीं ज़्यादा है तो जो हमने आपको दवा बताई है उसका आप 15 से 20 दिन के बाद में नियमित रूप से अंतराल पर छिड़काव करते रहें। दूसरा क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे कीट हो सकते हैं जो रस चूसने वाले हों, माहू है या लीफ माइनर है, इस प्रकार के कीट होते हैं जो रस को चूसते हैं और कई बार बोरस की संभावना हो सकती है। तो किसान भाई इसके लिए ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई रस चूसने वाले कीट या और दूसरा कोई कीट नज़र आए तो उसके लिए नियमित रूप से कीटनाशी का स्प्रे भी करवाते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 3 लीटर पानी में 1 ml दवा अगर इसकी घोल बना करके छिड़काव करेंगे
तो इसमें ये जो संभावना है रस चूसने वाले कीट की वो नहीं रहेगी, जिससे कि ये रस चूसने वाले जितने भी कीट हैं उनके प्रकोप से हमारी फसल को बचा सके। और इसका अगर आपको नज़र आता है कि ये अगर इसकी संभावना ज़्यादा नज़र आती है तो 15 से 20 दिन के बाद में इसको दौरान करें, इसका दूसरे अंतराल पर छिड़काव करवाएं। तो आगे है और भी बहुत सारी जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की फसल लगाई थी, उनकी फसल इस समय पककर खेत में तैयार हो गई है। चूंकि आज के समय में मजदूरों का समय पर न मिलना तथा बढ़ती मजदूरी की समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने रिपर कम बाइंडर यंत्र इजाद किया है, जिसमें मध्यम, लघु तथा सीमांत किसान अपनी गेहूं फसल की कटाई तथा बंधाई का कार्य कम समय, श्रम और लागत खर्च में आसानी से कर सकते हैं। परंतु ये यंत्र किसान कहां से खरीदे तथा इसकी कार्य विधि एवं क्षमता तथा इसके लाभ के बारे में जानकारी दे रहे हैं आज के हमारे अभियंता मनोरंजन कुमार। देख रहे हैं कि अब गेहूं जो है हमारा पकने का स्टेज में है, को अगर समय पे नहीं काटा जाए तो झड़ जाते हैं, या फिर देखेंगे कि गेहूं को अगर समय से पहले काट दे तो दाना सुडौल नहीं हो सकता। जो हमारा है रीपर है, ट्रैक्टर चालित रीपर है, पावर टिलर चालित रीपर है, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है, फिर हमारा कंबाइन हार्वेस्टर है। कंबाइन हार्वेस्टर चूँकि बहुत बड़ी मशीन है, उसमें उसे हर किसान नहीं खरीद सकते हैं। जो हमारे छोटे और मंझले किसान तबके के हैं वो कंबाइन नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए हमने रीपर कंबाइंडर एक ऐसी मशीन है जो कि काटने के साथ साथ वो बोझा को बांधते भी जाता है। तो रीपर कंबाइंडर के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये हर जगह अवेलेबल है और इसकी कीमत लगभग 3 लाख के आसपास है। तो रीपर कंबाइंडर में सर्वप्रथम देखेंगे कि एक तो उसमें रीपर और कंबाइंडर काटने की यंत्र और उसमें बोझा बनाने की यंत्र लगी होती है। तो जो कटिंग का जो यूनिट है हमारा आगे की पोर्शन देखेंगे कि उसमें कटिंग यूनिट है, उसमें ब्लेड लगे हुए हैं, फिंगर लगे हुए हैं, आउटर शू लगा हुआ है। जो ये हमारा कटिंग यूनिट है जो एक रो में घुसता है और वो काट करके बीच में वो बोझा जो कटने के बाद एक आता है और वो बीच में रस्सी के द्वारा, जो नारियल की रस्सी लगी हुई है उसके द्वारा वो बांध करके वो बीच में गिराया जाता है। तो इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास आती है और इसकी जो कार्य क्षमता करीब 1 एकड़ पर घंटा यानी 0.25 हेक्टेयर पर आवर इसका जो कटाई क्षमता है। और इस पे देखेंगे कि लगभग 4 गियर लगे होते हैं, 3 गियर आगे की और 1 रिवर्स गियर होते हैं। तो गियर से हम अपना स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर देखते हैं कि काफ़ी अगर रो में घना गेहूँ है तो हम लोग उसको गियर कम पे चलाते हैं, और अगर थोड़ा हल्का गेहूँ है पौधा है तो हम लोग उसमें ऊपर की गियर को लगा के चलाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसान भाई रीपर जो है एक साथ काटते भी गया और बोझा बनाते गया। रीपर कंबाइंडर में चूँकि काटने के साथ साथ बोझा बनाते जाता है। ये करीब बोझा जो होता है 4 से 4.5 केजी के आसपास का एक बोझा बनाता है, और उस बोझा जो रस्सी से बना होता है
उसको आराम से आप थ्रेसर के लिए थ्रेसिंग के लिए उसको उठा करके थ्रेसर में डालते हैं, जिससे कि हमारा बहुत अच्छा। और पहले जो इसमें रीपर कंबाइनर में आता था प्लास्टिक का धागा आता था, जो कि अगर आप खोल के नहीं डाले तो हमारे दौनी होगा, जो थ्रेसिंग होगा, उसके साथ साथ जो भूसा निकलेगा उसमें वो प्लास्टिक का धागा जो है उसका जो छोटा छोटा कट करके उसमें चला जाता था, जो जानवर उस भूसा में खाता था और वो हानि करता था। लेकिन अब जो देखते हैं हम लोग, नारियल का रस्सी आता है और वो काफ़ी अच्छा है, उसे हम लोग काटते हैं। और ये रीपर कंबाइनर ज़मीन से 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर तक से ये काटते हैं। कि जो लागत है वो करीब 1 एकड़ पर घंटा काटता है। तो आप अगर देखेंगे 1 एकड़ में 1 घंटा में इनके जो इसमें जो तेल डीजल से ऑपरेट होता है, डीजल करीब 0.75 ml इसमें लगता है। और 1 घंटा में अगर देखेंगे इसकी लगभग जो काम करने का जो दर आता है वो बहुत ही कम आता है। और एक ऑपरेटर पीछे से बैठता है और बैठ करके आराम से इसको आगे की ओर चलाते जाता है और कटता जाता है और उसमें बोझा बनता जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम जाटौली, जिला मुरैना के कृषक गोपाल रावत ने। इनकी भिंडी की फसल में रस चूसक कीट तथा फल वेदक इल्ली का प्रकोप देखने में आ रहा है, या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल रावत जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को भिंडी के फसल में लगने वाले बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा। मुख्य रूप से भिंडी की फसल में पीला मोजेक रोग लग जाता है, लेकिन इसको फैलाने वाले जो कीड़े हैं, जो सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, इस छोटे छोटे मक्खी रहते हैं, इस मक्खी के द्वारा ये बीमारी जो है फैलता है। इस कीड़े के रोकथाम के लिए रोगर दवाई, जो डाइमेथोएट रासायनिक नाम है, इसके नाम से, रोगड़ के नाम से आता है। इसका जो मात्रा है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके पश्चात अगर जहाँ कहीं अगर शुरुआत ये इस टाइप का पीला मोजेक का शुरुआत होता है तो किसान भाई से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी ऐसा शुरुआती दिखाई देने लगे उस पौधे को या पत्तियों को उखाड़ कर बाहर लेकर उसको जलाकर या दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। भिंडी में लगने वाले मुख्य रूप से कीड़े हैं, ये फली छेदक कीड़े हैं। छेद करते हुए और फल को नुकसान पहुंचाते हुए फली छेदक कीड़े दिखाई देंगे। इसके रोकथाम के लिए जो है किसान भाई विशेष रूप से बाजार में उपलब्ध रहता है फेम करके दवाई। इस फेम दवाई को घोल बनाकर इसका छिड़काव कर इस फली छेदक हैं इसकी रोकथाम जो है कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई पर विस्तृत जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ATV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।